तो शाइन वर्ड विद्यार्थी, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम लोग ये वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं, मतलब कि चैप्टर में जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन लोग को हम देख चुके हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वैदिक कालीन शिक्षा से क्या आशय है, मतलब जो वैदिक कालीन शिक्षा है वो क्या थी, कब स्टार्ट हुई, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती थी, जो कि अभी भी मानी जाती है। मतलब कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारा बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक हमेशा के लिए लगा रहता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। इस काल में शिक्षा का आधार वेद थे, मतलब कि जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी वो पूर्णतः वेदों पर आधारित थी। वहाँ पर वेद वेदांग की शिक्षाएँ दी जाती थी, जिसके कारण इसे वैदिक कालीन शिक्षा कहा जाता है। वैदिक कालीन औपचारिक शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम तथा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। इसका मतलब है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो पूर्णतः ब्रह्मचर्य आश्रम पर आधारित थी। मतलब कि जो वैदिक काल है यहाँ पर जो मनुष्य का जीवन है उसे 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। तो उनमें से एक आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब कि सारे जो भोग विलास से दूर रहना, एकदम सादा जीवन व्यतीत करना। तो इस आश्रम में रहकर ही जो विद्यार्थी होते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। वैदिक कालीन शिक्षा मोक्ष प्राप्ति का साधन थी, मतलब कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका मेन उद्देश्य था, मूल मोटिव था मोक्ष की प्राप्ति करना। और इसीलिए लोग पहले ज़माने में शिक्षा प्राप्त करते थे ताकि वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है वो है वैदिक कालीन शिक्षा के प्रारंभ तथा अंत में कौन सी औपचारिकताएं की जाती थी। यहाँ पे मतलब है कौन से संस्कार किए जाते थे। तो वैदिक काल के स्टार्टिंग में होता था उपनयन संस्कार, और जो वैदिक काल में जो शिक्षा समाप्त हो जाती थी तब होता था समावर्तन संस्कार। तो चलिए देख लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से के साथ होता था, जिसके अंतर्गत बालक को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता था। तो क्या होता था, जब उपनयन संस्कार होता था तो यहाँ पर 3 वर्गों के विद्यार्थी, मतलब कि 3 वर्गों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पहला होता था ब्राह्मण, दूसरा होता था क्षत्रिय, तीसरा होता था वैश्य। तो जब ब्राह्मण के जो बच्चे होते थे उनकी आयु 8 वर्ष, और जो वैश्य होते थे उनकी 12 वर्ष, और जो क्षत्रिय होते थे उनकी 11 वर्ष। ऐसे इन लोगों की आयु हो जाती थी तब उनका उपनयन संस्कार होता था। मतलब कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों की अलग अलग आयु पर उनका उपनयन संस्कार होता था। तो इस संस्कार में उनको जो है अच्छे से वस्त्र वगैरह पहनाए जाते थे, और उनको गुरु के सामने बैठाकर गायत्री मंत्र सुनाना पड़ता था या फिर बोलना पड़ता था। तो ये उपनयन संस्कार होता था। इसके बाद जो विद्यार्थी होता था वो गुरुकुल में रहने लगता था और शिक्षा ग्रहण करने लगता था। और जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, अंत में शिक्षा पूर्ण हो जाने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसके अंतर बालक को गुरु के द्वारा आगे के जीवन के लिए उपदेश दिए जाते थे, और इस संस्कार के बाद विद्यार्थी अपने घर वापस लौट जाते थे। यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता है। कहीं कहीं पर ये 24 वर्ष की आयु में भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ हो सकते हैं। तो क्या होता था, जब उपनयन संस्कार हो जाता था उसके बाद ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद जब ये शिक्षा उनकी पूर्ण हो जाती थी तब होता था समावर्तन संस्कार। इसके अंतर्गत भी सब अच्छे से स्नान करके नए वस्त्र धारण किए जाते थे। उसके बाद वो लोग गुरु के सामने जाते थे। जो गुरु होते थे उनके भावी जीवन के लिए उन्हें उपदेश वगैरह देते थे, आगे का मार्गदर्शन करते थे, और तब अपने गृहस्थ आश्रम के लिए स्वतंत्र हो जाते थे। उसके बाद वो लोग अपने घर लौट जाते थे और बाकी का जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आए हो, आप तुमको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक कालीन शिक्षा के दोषों की विवेचना कीजिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत सारे दोष थे, जिनमें से कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा के निम्न दोष हैं, जैसे कि सांसारिक जीवन की उपेक्षा करना। तो जो अभी हम लोगों ने देखा कि जब वो बालक शिक्षा ग्रहण करते थे तब वह ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए करते थे, और उसके अंतर्गत तो बिल्कुल ही सादा जीवन व्यतीत किया जाता है। तो इस वही होता था कि जब विद्यार्थी होते थे, जब बालक विद्यार्थी होते थे, जब शिक्षा ग्रहण करते होते तब बिल्कुल ही मोहमाया से दूर रहते थे, एकदम जंगल में गुरुकुल वगैरह बने रहते थे, बिल्कुल आसपास कुछ नहीं होता था। तो ऐसे वो एकदम सारा जीवन व्यतीत करके अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। क्षेत्रीय एवं लोक भाषाओं की अवहेलना करना, इसका मतलब है कि जो शिक्षा होती थी वो केवल संस्कृत में दी जाती थी। वैदिक कालीन में जो शिक्षा का आधार था वो संस्कृत भाषा था, अन्य भाषाओं को वहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता था।
पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्ष विषयों की अवहेलना करना, बल्कि जो पाठ्यक्रम था उसमें भी एक विशिष्ट जैसे कि बुक वगैरह होती थी उसी से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा में हस्तकार्यों का समावेश नहीं होना, तो जो वैदिककालीन शिक्षा थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी, वहाँ पर हाथों का प्रयोग नहीं किया जाता था, लिखा विखा नहीं जाता था। स्वतंत्र चिंतन की अवहेलना करना, मतलब कि आप अपने हिसाब से कुछ नहीं सोच सकते थे, जितना पढ़ाया, जैसे कि कोई श्लोक है तो आपको वो जैसा पढ़ाया जाएगा आपको वैसे ही बताना होता था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में धर्म को सामान्य से अधिक महत्व देना, मतलब कि जो शिक्षा होती थी उसमें सिर्फ धार्मिक बातों को ही बताया जाता था, मतलब कि व्यवहारिक बातों से अधिक धार्मिक बातों पर उसमें बल दिया जाता था। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था ना होना, जो वैदिक कालीन थी उसमें स्त्री शिक्षा की बहुत ही बुरी कंडीशन थी, अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता था। जो राजघराने की स्त्रियां होती थी, जैसे राजकुमारी वगैरह होती थी, तो उनको उन्हीं के घर पर जो है अपने भाई या फिर अपने पिता या फिर कोई भी गुरु वगैरह को बुला के शिक्षा दे दी जाती थी। लेकिन जो गरीब घर के होते थे तो उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा में समाज के एक वर्ग की अवहेलना करना, मतलब कि जो वैदिककालीन शिक्षा थी वहाँ पर शूद्रों की शिक्षा निषेध थी, मतलब कि जो निम्न जाति के होते थे विद्यार्थी, मतलब बालक होते थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो वो शिक्षा से वंचित रह जाते थे। तो ये बहुत ही बुरी बात थी उस टाइम की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में गुरुकुल में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी? तो जो प्राचीन काल था वहाँ पे मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन काल में छात्रों को गुरुकुल में मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। इस सिद्धांत में छात्रों को गुरु मंत्र, वेद, यहाँ पे वेद होना चाहिए था, वेद तथा उनके अर्थों का मौखिक रूप से बताते थे और इनके अर्थों के द्वारा ही छात्रों की समस्या का हल हो जाता था। इसके लिए गुरुकुल में शास्त्रार्थ तथा वाद विवाद का प्रयोग किया जाता था। तो क्या होता था, जो गुरु वगैरह होते थे वो अपने छात्रों को अपने मुंह से बोल बोल के सारे मंत्र वगैरह जो भी वहाँ पे पढ़ाया जाता था वो सारा कुछ पढ़ा देते थे, और जो बालक होते थे वो भी जो है एक बार में ही उस सबको कंठस्थ कर लेते थे, लिखते वगैरह नहीं थे। तो इसको लर्न करने के लिए या फिर जैसे कि टेस्ट मान लीजिए लेने के लिए वहाँ पर शास्त्रार्थ और वाद विवाद कराया जाता था, जैसे कि डिबेट वगैरह कराई जाती थी ताकि वो लोग का रिविज़न होता रहे। तो ऐसा वहाँ पे प्रणाली थी पढ़ाई की पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिककालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य भेद लिखिए। तो जो वैदिककालीन शिक्षा थी उसके पाठ्यक्रम के मुख्य दो भेद हैं। कौन सी? पराविद्या, अपराविद्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो इसके दो भेद होते थे, पराविद्या और अपराविद्या। तो जो पराविद्या होती थी, पराविद्या के अंतर्गत आध्यात्मिक विद्या प्रदान की जाती थी, जैसे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र आदि। तो जैसे कि जो पराविद्या के अंतर्गत सभी धार्मिक जो भी शास्त्र वार्थ वगैरह आते थे वो सारे कुछ पराविद्या के अंतर्गत आते थे। इसी में वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। उसके बाद आ जाता था हमारा अपराविद्या। जो अपराविद्या होती थी इसके अंदर भौतिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, मतलब कि जो व्यवहारिक होते हैं, जैसे कि इतिहास, ज्योतिष, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगोल विद्या, तर्क शास्त्र, आयुर्वेद, इस टाइप के जितने सब्जेक्ट थे वो अपराविद्या के अंतर्गत आते थे। तो ये दो में विभाजित होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के में विद्यार्थियों के मुख्य प्रमुख कर्तव्य क्या थे? मतलब कि जो विद्यार्थी थे वो क्या क्या करा करते थे अपनी गुरुकुल शिक्षा के दौरान? तो जो फर्स्ट होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ का रूल था। सेकंड था, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, नित्य क्रम से निवृत्त होते थे, मतलब कि उठते थे, नहाते धोते थे, ये सब करते थे। पानी वगैरह लाते थे, लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, आश्रम की सफाई वगैरह करते थे, स्नान करके पूजन हवन वगैरह करते थे। उसके बाद अपनी पढ़ाई करते थे, अध्ययन वगैरह करते थे। उसके बाद वो लोग भिक्षाटन करना और भिक्षा मांगने जाते थे, क्योंकि जो है पहले फीस वगैरह तो लेते ही नहीं थे, शिक्षा जो होती थी वो निःशुल्क होती थी, तो फीस वगैरह लेते नहीं थे। तो जो गुरु होते थे वो कहाँ से करेंगे, वो विद्यार्थी भी वहीं रहते थे, इसलिए जो विद्यार्थी होते थे वो घर घर जाके भिक्षा मांगते थे, जैसे कि आटा वगैरह, और वही ला के उसी का खाना वगैरह बना के वही खाते थे और अपने गुरु को भी वही खिलाते थे। तो भोजन बना के भोजन ग्रहण करते थे, उसके बाद विश्राम करते थे और गुरु की सेवा करना, यही सब कर्तव्य जो थे ये सारे कुछ उनकी नित्य क्रिया में शामिल रहते थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।